हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। आज 12 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब इस न्यूज में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला तो ये कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो सूर्यकांत जी को। ये जो सूर्यकांत जी है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, तो उन्हें जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। दूसरा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नालसा। नालसा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अब ये नालसा क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। अब अगर हम देखें तो हमारे संविधान में डीपीएसपी में आर्टिकल 39A है। अब जब भी ये कैपिटल में लिखा आता है, इसका मतलब ये है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये आर्टिकल 39A को जोड़ा गया था। और इस आर्टिकल 39A में क्या लिखा गया है कि न्याय तक सभी की समान पहुंच हो। तो न्याय तक सभी की समान पहुंच मतलब क्या है? जो गरीब है, जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है ना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वकील करना या महंगी फीस देना, तो उन लोगों तक भी जो है वो न्याय पहुंच पाए, इसलिए ये जो है नालसा नाम की एक बॉडी को बनाया गया। अब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, इस एक्ट के द्वारा इस बॉडी को बनाया है। इसका मतलब ये बॉडी कैसी है? तो ये बॉडी जो है वो सांविधिक निकाय है, यानी स्टेट्यूटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना इस एक्ट के द्वारा 1987 के एक्ट के द्वारा 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है। इसके काम हम देखेंगे तो गरीब और पिछड़े वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। कानूनी सहायता मतलब क्या आएगा? वकील उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना, उनकी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, और भी जो कानूनी सहायता होती है वो ये प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा लोक अदालतों का आयोजन करना, कानूनी साक्षरता अभियान ये चलाएगा। इसके अलावा कैदियों और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की भी कानूनी सहायता सुनिश्चित करना नालसा का काम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अब ब्रह्मोस मिसाइल अभी बहुत चर्चा में है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान पे ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ा है, इसलिए ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? यानी कि ये जो यूनिट बनाई जा रही है वो लखनऊ में बनाई जा रही है। अब इस यूनिट का लक्ष्य क्या रहेगा? तो इस यूनिट का जो लक्ष्य है वो क्या रहेगा? 80 से 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हर साल जो है वो निर्मित की जाए, इसका ये लक्ष्य है। अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ब्रह्मोस मिसाइल। ये क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रशिया इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस मिसाइल को डेवलप किया है। अगर हम देखें तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कवा, इन दोनों के नाम से इस मिसाइल को बनाया गया है। ये एक प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? तो ऐसी मिसाइल जो ध्वनि से भी तेज हो, ध्वनि की गति से भी तेज गति से जो मिसाइल जाती है उसे बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल क्या होती है? तो देखो, दो प्रकार की मिसाइल होती है, क्रूज होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ती है, ठीक है, जबकि हम बात करेंगे क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल सतह के नजदीक उड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे ये मिसाइल नहीं उड़ती है। और साथ में क्या आएगा, इसको जो है वो रडार के अंतर्गत भी जो है वो नहीं आ पाती है, ठीक है, इसलिए जो है वो दुश्मन पे हमला करना बहुत आसान होता है। तो ये बहुत अच्छी मिसाइल है। अगर हम इसकी गति की बात करें तो लगभग 2.8 से 3.0 मैक, ठीक है ना, मैक में जो है वो इसकी स्पीड को देखा जाता है, तो ये इसकी गति है। आगे देखते हैं कि इसको हम जो है वो कहाँ-कहाँ से इसको प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो इसको भूमि से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, इसको समुद्र से प्रक्षेपित किया जा सकता है, इसको वायु से प्रक्षेपित किया जा सकता है, और साथ ही से पनडुब्बी से भी प्रक्षेपित करने की योजना बनाई जा रही है कि अगर समुद्र के नीचे से इसको अगर प्रक्षेपित करने की कोशिश की जाए तो हो जाए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता लोक सेवक। स्टाम्प क्या होते हैं? तो जितने भी जो लीगल काम होते हैं, ठीक है, जो रजिस्ट्री वगैरह होती है, तो उसमें जो है वो एक पेपर लगता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का होता है, इसे बोलते हैं स्टाम्प। और ये स्टाम्प जो होता है वो हर कोई नहीं दे सकता आपको, तो स्टाम्प के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। तो लाइसेंस प्राप्त जो स्टाम्प विक्रेता है उनको लोक सेवक नियुक्त करा है। आप जब भी कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो जितने भी रजिस्ट्री वगैरह से संबंधित काम होते हैं, ठीक है ना, जमीन वगैरह से, तो उसमें स्टाम्प आप देखते हैं, तो वो स्टाम्प जो है वो लाइसेंस विक्रेता, सॉरी, लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता ही आपको दे सकते हैं। तो उन्हें क्या है, लोक सेवक घोषित किया गया है। अब क्यों लोक सेवक घोषित किया गया है? क्योंकि जो भी लोक सेवक होता है, उन पर अगर भ्रष्टाचार से रिलेटेड मुकदमा चलता है तो उसके लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बनाया गया है। अब क्योंकि लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता जो है, इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिलता है, तो इनको लोक सेवक के अंदर शामिल किया है। अब इन्हें लोक सेवक अगर पब्लिक सर्वेंट माना गया है, तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत इन पे भी मुकदमा चलाया जा सकता है, इसलिए इनको शामिल किया गया है।
इस प्रकार आज जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज थी वो हमने कंप्लीट करी है। वीडियो छोटा है पर जितनी भी महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण न्यूज है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपको यदि एमपीपीएससी मेंस रिलेटेड आगे के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।